कमेंट द कोड लिबरली, ये बात फिलहाल आपकी समझ में नहीं आएगी। जब हम आगे जाके देखेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने कोड के साथ कुछ कमेंट्स ऐड करते हैं जिसे कंपाइलर तो रीड नहीं करता, लेकिन वो कोड को रीडेबल बनाते हैं। तो पांचवी बात ये है कि जी आप अपने कोड को जरूर लिखें। कोड लिखा जाता है कंप्यूटर के लिए, कमेंट्स लिखे जाते हैं उस कोड को रीड करने वाले प्रोग्रामर के लिए। ठीक है जी, तो कमेंट्स भी जरूर लिखें। अगर आप कमेंट्स नहीं लिखेंगे तो ऐसे कोड को इन फ्यूचर जो है वो पसंद नहीं किया जाता जी। ठीक है जी। उसके बाद ये है प्रोग्राम डिजाइन रेसिपी के, एक प्रोग्राम को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। हर बंदे की, हर प्रोग्रामर की अपनी अप्रोच हो सकती है। कोई किसी तरीके से इसे देख सकता है, कोई किसी तरीके से देख सकता है। ठीक है जी। वो जैसे लिखा है ना, प्रोग्रामर इज आल्सो मच लाइक एन आर्किटेक्ट, ए कंपोजर, ए राइटर। एक बंदा जो है वो कहानी का पहले प्लॉट लिखता है, बाद में कहानी को पूरा करता है। एक बंदा पहले उसके सारे कैरेक्टर्स डिफाइन करता है, उनके रोल डिफाइन करता है, बाद में कहानी लिखनी शुरू करता है। एक आर्किटेक्ट जो है वो पहले एक आउटर प्लान बनाता है, उसके बाद वो उस नक्शे को फाइनल करता है। तो ये डिफरेंट रेसिपीज हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेक्निक, लेकिन हर रेसिपी के अंदर ये चीज काम होते हैं। आप प्रॉब्लम को पहले एनालाइज करते हैं, जो प्रॉब्लम आपको वर्डी प्रॉब्लम की सूरत में दी होती है, फिर आप उस प्रॉब्लम को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं और उसकी एग्जांपल्स को ढूंढते हैं। उसके बाद आप उसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं, कमेंट्स बनाते हैं। ठीक है जी, एवेल्युएट करते हैं, रिवाइज करते हैं। ये सारी वो एक्टिविटीज हैं जो एक प्रोग्राम लिखते हुए हमें समझ में आती हैं और हम करते हैं। फिलहाल ये चीजें हो सकता है आपकी समझ में ना आए, लेकिन आप याद रखिएगा, मैं आपको जब हम आगे जाके प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देंगे, कोई एक दो मिसालें करेंगे, उस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि ये देखें, इस वक्त हम एनालाइज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, इस वक्त हम एग्जाम्पल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारी स्टेटमेंट्स हैं, ये हमारे कमेंट्स हैं, और ये वो चेक्स और टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम की को एवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये बेसिकली एक रेसिपी है जो इसके लिए यूज होती है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास शुरू होता है जी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 के अंदर बहुत ही सिंपल सी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जी। इसमें अगर आपको कोई इशू हो या कोई बात अगर समझ में ना आती हो तो आप बता सकते हैं। इनके अंदर हमने जो डिस्कस किया है वो सिंपल दो बातें हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, प्रोग्राम हमारे पास क्या है, एक डेफिनेशन प्रोग्राम की हमने की है, दूसरी प्रोग्रामिंग की है। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम की एक रेसिपी हमने डिज़ाइन की है, और उसके बाद हमने देखा है कि कौन कौन सी स्किल्स जो हैं वो चाहिए एक प्रोग्रामर को। यानी ओवरऑल जनरल गुफ्तगू हुई है, कोई ऐसी खास टेक्निकल चीज़ उसमें डिस्कस नहीं हुई कि जो है ना, जिसको समझने में अगर आप दोबारा सुनेंगे तो आपको दिक्कत होगी जी। 8 मिनट रह गए हैं जी, उसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास है, तो मैं कहता हूँ कि जी मुझे दूसरा लेक्चर भी शुरू करने दें। आसान कॉन्सेप्ट है जी। दूसरा जो लेक्चर है इसके अंदर हम सबसे पहले ये देखेंगे सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ये तीन चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं जी। बाकी हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को हम नेक्स्ट के लिए रख लेते हैं जी। तो सॉफ्टवेयर आपने अपने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का जो पढ़ा होगा, या अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड है तो हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर हम कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं। एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और सॉफ्टवेयर वाहिद भी है और जमा भी है। दो किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं जी ब्रॉडली, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो ह्यूमन ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करते हैं, जैसे आप देखें, आप वर्ड में काम करते हैं, आप ग्राफिक्स एप्लीकेशन पे, आप एक्सेल पे काम करते हैं, गेम खेलते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, स्काइप चलाते हैं, डेटाबेसेस बनाते हैं। ये सारे के सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इंसान अपने कामों के लिए, अपनी टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। हर वो सॉफ्टवेयर जो ह्यूमन ओरिएंटेड टास्क को परफॉर्म करता है, ऐसी टास्क जो 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 इंसान अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, आपने एक पिक्चर है उसका साइज
चेंज करना है, आपने पिक्चर को एडिट करना है, आपने अपना सीवी बनाना है, आपने एक्सेल के अंदर कोई शीट बनानी है, गेम्स आपने खेलनी है, ऑडियो वीडियो डेटा को प्ले करना है, तो ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जबकि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के अंदर लगे हुए जो हार्डवेयर होते हैं उनको चलाने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। शुरू में लेक्चर के शुरू में मैंने आपको मिसाल दी थी कि आपके मोबाइल के अंदर जो है वो एक सेटिंग का की ऐप होती है, जिसके जरिए जब आप सेटिंग को खोलते हैं ना तो आप अपने मोबाइल के कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं, आप अपने मोबाइल के टच की सेटिंग कर सकते हैं। आप अगर कंप्यूटर के अंदर आते हैं और अपने कंट्रोल पैनल को खोलते हैं तो वहां पर आप अपने कंप्यूटर से मुतल्लिक डिफरेंट हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। आप देखें जरा, ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, इसके ऊपर जो लेयर होती है वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है, उसके ऊपर जो लेयर होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की होती है, और यहाँ पर जो है टॉप लेयर पे हमारे पास ह्यूमन या यूजर ऑफ द कंप्यूटर होता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, आप एक सीवी बनाना चाहते हैं, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाएंगे जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उसके बाद आप सीवी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट की कमांड देंगे। प्रिंटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर चल रहा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज है या आपके मोबाइल में एंड्रॉयड चल रहा होता है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर, स्पेशल किस्म का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो पूरे कंप्यूटर को या पूरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो है ना वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंटर को ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है, तो फिर आपकी रिक्वेस्ट इस ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएगी और ये एक पर्टिकुलर ड्राइवर की मदद से या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की मदद से उस प्रिंटर को चलाएगा और उसके ऊपर जो है वो प्रिंट कर देगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मजीद इकसाम होती हैं जी आगे। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसी तरह डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर कंप्यूटर के अंदर लगे हुए मुख्तलिफ हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। यूटिलिटीज हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो स्पेसिफिकली किसी हार्डवेयर के लिए तो नहीं होते, लेकिन हार्डवेयर को के अंदर मौजूद प्रॉब्लम को डिटेक्ट करने के लिए, जैसे आप अपनी हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए भी तो किसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो हार्ड डिस्क का ड्राइवर नहीं है, लेकिन हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही जो है ना वो आप कह लें कैटेगरी में आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होते हैं जिनको हम एब्रीवेशन के तौर पर ओएस भी कहते हैं, ये सारे सरदार किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आप कह लें जी ये कंप्यूटर के सबसे बड़ा सिस्टम है जिसका काम क्या है, मैनेज ऑल अदर प्रोग्राम्स इन द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अंदर मौजूद तमाम रिसोर्सेज को जो है ना वो कंट्रोल करता है, चाहे वो रिसोर्सेज हार्डवेयर के हैं या वो सॉफ्टवेयर के हैं। जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ें, इज अ सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग एलोकेटिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज जैसे कि मेमोरी, सीपीयू, टाइम, डिस्क स्पेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, हर किस्म के हार्डवेयर रिसोर्सेज को भी ये मैनेज करता है, और इसी के साथ साथ ये तमाम सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी मैनेज करता है। जैसे ये देखें वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, तो तमाम रिसोर्सेज को मैनेज करने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है आपके पास, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कहलाता है। उसके बाद आ जाते हैं जी डिवाइस ड्राइवर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जी। ये स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं जो हर हार्डवेयर के साथ अवेलेबल होते हैं, और इन्हीं की मदद से वो हार्डवेयर चलता है। अगर वो टॉप किसी भी हार्डवेयर का ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं होगा तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो नहीं चलेगा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल भी मैंने आपको समझा दी, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास इनके अलावा जितने भी सॉफ्टवेयर हैं जिसके ज़रिए आप अकाउंटिंग का काम करें, तनख्वाहों का काम करें, इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम बनाएं, या आप जीपीएस को यूज़ करें जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, या आप ग्राफिक्स का काम करें, ऐसे तमाम जो प्रोग्राम्स हैं ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें या आप समझ रहे हैं तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं।
जी इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे जी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके अंदर लेक्चर नंबर 2 में हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे जी। इससे पहले अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। बाकी जो कोई इश्यूज हैं तो वो आप सर से डिस्कस कर लीजिएगा। तो डाटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ये बेसिकली सॉल्व कर रहा होता है इस प्रॉब्लम को कि आप मेमोरी के अंदर डाटा को किस ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर रखते हैं। ये बात तो हम सारे जानते हैं कि जितना ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर हमने डाटा को स्टोर किया हुआ होगा उतने ही एफिशिएंटली हमें वो डाटा मिलेगा जब हम उसको रीड करने जाएंगे या उसे दोबारा इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। तो बेसिकली जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं ये हमें ये वाला तरीक़ेकार मुहैया करते हैं जी। ओके जी। तो देखें जी मैंने ये आपके हैंडआउट्स ही खोले हुए हैं और जिसमें मैंने ये हाईलाइट किया है कि बेसिकली सारे ज़रा ना इसको थोड़ा सा समझ लें। समझ लेंगे ना तो फिर थोड़ी आसानी हो जाएगी इस सब्जेक्ट को। आमतौर पे तो स्टूडेंट्स ये समझते हैं जी ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। मुश्किल कोई नहीं है ये। अगर इसकी कोडिंग वगैरह करनी पड़ जाती है, कोडिंग इसकी लेंथी है तो बगैर कोडिंग के भी गुजारा हो सकता है। और चूंकि इन प्रैक्टिकल लाइफ इनका इस्तेमाल जो है आगे फ्यूचर के अंदर बहुत कम होता है। जब आप साइंटिफिक लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर तो ऑपरेटिंग डाटा स्ट्रक्चर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन चूंकि डाटा स्ट्रक्चर का काम आजकल डाटाबेस की मदद से करवा लिया जाता है तो इसलिए बहुत कम इस्तेमाल होते हैं डाटा स्ट्रक्चर आपकी फ्यूचर प्रोग्रामिंग के अंदर। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि जी डाटा स्ट्रक्चर टोटल हैं कितने। जैसे मैंने कहा एरे है, स्टैक है, क्यू है, बाइनरी सर्च ट्री है। आगे हम बहुत सारों के नाम पढ़ेंगे और बहुत सारों के ऊपर काम भी करके देखेंगे कि ये कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास। काम इनका सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ऑर्गेनाइज्ड एक्सेस ऑफ मेमोरी एंड डिस्क प्रोवाइड करना प्रोग्राम को। एक प्रोग्राम जो है उसे डाटा भी चाहिए क्योंकि डाटा के ऊपर ही प्रोग्राम ने काम करना होता है। एक प्रोग्राम को जो है वो वेरिएबल्स चाहिए और वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए उसे मेमोरी चाहिए। तो वो मेमोरी उसे रैम में से भी मिल सकती है और हार्ड डिस्क में भी मिल सकती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर आप इस हाईलाइटेड नोट्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे दो लफ्ज लिखे हुए हैं जी कि यूजर मिनिमाइज द यूजेस ऑफ रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड डिस्क। जब तक आपका वेरिएबल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो उस वक्त तक तो डाटा आपका पड़ा होता है रैम के अंदर। लेकिन जब आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन से अनलोड हो जाता है तो वो प्रोग्राम जिस डाटा के ऊपर काम कर रहा होता है फिर वो दोबारा डिस्क के ऊपर जाके स्टोर हो जाता है। यानी आपकी हार्ड डिस्क वगैरह के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली हमें प्रोवाइड करते हैं एक एफिशिएंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन कंप्यूटर। समझ आई बात की? 15 लोगों की का नाम आपने सेव करना है तो बजाय इसके कि 15 वेरिएबल आप डिक्लेयर करें आप एक डाटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करें जिसे आप पीछे पढ़ के आए हैं CS201 में। आप एक एरे डिक्लेयर करें और उस एरे के अंदर उन 15 नामों को स्टोर कर दें तो वेरिएबल्स की निस्बत एरे को एक्सेस करना आसान है। अकेले अकेले वेरिएबल को एक्सेस करना जो है वो मुश्किल है। अगर तो यहाँ तक बात आपकी समझ में आई है तो इसका मतलब ये है कि आप डाटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्यों इस्तेमाल होते हैं, किस तरह वो एक प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं, इस बात की आपको समझ आनी चाहिए। जी बताएंगे जी मुझे। स्ट्रक्चर यूज होते हैं मैंने आपकी डेटाबेस जो है ये सारी की सारी लॉजिकली तो डाटा स्ट्रक्चर पे ही खड़ी है ना। डेटाबेस आसान बना के उसामा उन्होंने हमारे सामने रख दिया है। लेकिन डेटाबेस के अंदर सारे डाटा स्ट्रक्चर ही यूज होते हैं जिससे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जो है ना वो मैनेज कर रहा होता है। बगैर डाटा स्ट्रक्चर के तो आप सोच भी नहीं सकते ना कि आप मेमोरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एक प्रोग्रामर डाटा स्ट्रक्चर के लिए कोड लिखे या वो एक डीबीएमएस को दरमियान में रखे और वो डीबीएमएस के हवाले करे और डीबीएमएस जाने और डेटाबेस जाने और डाटा स्ट्रक्चर्स जाने। ठीक है। ग्राफ भी एक डाटा स्ट्रक्चर है, बहुत मशहूर है आजकल, जिसकी मदद से आजकल सर्चिंग भी होती है और ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। ठीक है ना।
देखे ना, इससे अगली लाइनें पढ़ें जरा क्या है। इससे अगली लाइनें हैंडआउट्स में ये लिखी हुई हैं जी कि कंप्यूटर की स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गई है आजकल ना, कंप्यूटर गीगाहर्ट्ज में चला गया, तो उसके लिए तो किसी चीज को तलाश करना या किसी चीज को प्रोसेस करना मसला नहीं रहा। तो लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा, अभी भी दुनिया में, अब आप समझते हैं ना कि इस वक्त दुनिया में कितना डाटा इकट्ठा हो गया है। आपकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है, आपकी हर एसएमएस रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज जो कुछ दुनिया में मूवमेंट हो रही है, इस सारी की सारी किसी न किसी जगह रिकॉर्डिंग इसकी चल रही है। ठीक है, तो जब इसकी रिकॉर्डिंग किसी न किसी जगह चल रही है तो इसका मतलब क्या है कि डाटा तो भरा पड़ा है। इस वक्त अमेरिका के पास इतना ज्यादा डाटा हो गया है कि उसे डाटा साइंटिस्ट चाहिए, यानी आने वाले दिनों में डाटा साइंटिस्ट की जॉब बड़ी ज्यादा होगी। ये डाटा स्ट्रक्चर से ही बेस करती है। उसे डाटा साइंटिस्ट चाहिए जो स्टोर डाटा के ऊपर एनालाइज करके उसके पैटर्न्स की बुनियाद पे कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड कर सके। ठीक है ना, कि जी इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है, इस बंदे का रवैया कैसा है, इसकी पसंद क्या है, इसकी जो है ना वो किन चीजों को ये डिसलाइक करता है, सारा कुछ हो रहा है। आप नहीं ये देखते कि आपकी फेसबुक के ऊपर जो है वो वही एड्स आती हैं जो आपकी इंटरेस्ट की होती हैं, जो आपकी इंटरेस्ट की होती नहीं कभी वो नहीं ऐड आएगी। मतलब मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि एक स्टूडेंट के सामने जो है वो शर्ट्स की, पैंट्स की, लैपटॉप्स की और मोबाइल्स की ऐड ही आती हैं। कभी उनके सामने गाड़ियों की ऐड तो नहीं आई कि जी फलां गाड़ी जो है वो इसके ऊपर सेल हो रही है या वो इस तरह करके होती है। तो ये सारा कुछ क्या हो रहा है, ये आपके मोबाइल के यूज और आपके मोबाइल की हिस्ट्री का डाटा जो है उसके ऊपर फेसबुक के एल्गोरिदम चलते हैं और वो उसी में से आपकी चॉइस और आपकी डिसलाइक्स को वैल्यूएट करते हैं और उसके ऊपर जो है ना वो डिसीजन करते हैं, और वो डाटा जो है वो फेसबुक आपके सामने एड्स को शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तो डाटा बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है, यानी एक टर्म बाकायदा इजाद हो गई है, बिग डाटा। ये टर्म है, अगर आप गूगल करें, मैं आपके सामने करता हूं क्योंकि मैंने आपके साथ स्क्रीन ही शेयर की हुई है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, बिग डाटा। बिग डाटा को अगर आप गूगल करेंगे तो बाकायदा इसकी डेफिनेशन आएगी। क्या है जी, बिग डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज ह्यूज इन वॉल्यूम, यानी पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मिकदार में जो डाटा है दैट इज कॉल्ड बिग डाटा। तो इस वक्त दुनिया में जो प्रॉब्लम है वो बिग डाटा की है, और उसको एनालाइज करने की है, उसको स्टोर करने की है, उसको ऑर्गेनाइज करने की है। तो डाटा स्ट्रक्चर वाहिद रास्ता है जिसकी मदद से हम डेटा को जो है ना वो देखते हैं। हमारा काम इसके अंदर क्या होगा जी, हम इस कोर्स के अंदर मुख्तलिफ जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको रीड करेंगे जी, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर हैं। और एक प्रोग्रामर की ये ड्यूटी होती है कि वो बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा स्टोरेज के लिए। अगर एक डाटा स्ट्रक्चर है वो 200 मेगाबाइट जैसे ही इसने दिया हुआ गीगाबाइट्स, वाइल डिस्क अवेलेबल इज 200 मेगाबाइट्स, आपका डाटा जो है वो ज्यादा है लेकिन आपके पास जो स्पेस है वो कम है, तो आप किस तरह, क्योंकि डाटा को, ये बात समझ लें जरा, ये बात जरा समझ लें आप कि अच्छी मैनेजमेंट से जिस तरह जगह को, आपने कहावत सुनी हुई है ना वो, घर बनाने में ये कहावत इस्तेमाल होती है कि जी अगर चंगा ठेकेदार होवे तो 2 मरले ਨੂੰ 4 मरले बना दिंदा है, और बुरा ठेकेदार होवे या बुरा नक्शा होवे तो 4 मरले की जगह पे बना हुआ घर जो है वो 2 मरले में लग रहा होता है। क्यों जी, ये कहावत सुनी हुई है। इस कहावत के पीछे क्या है, हम इसको साइंटिफिकली सोचते हैं ना, तो इसके पीछे क्या है, मैनेजमेंट ऑफ जो है ना वो एरिया है। इसके पीछे मैनेजमेंट ऑफ एरिया है जी, कि एक बंदे ने क्योंकि जमीन तो उसके पास 2-2.5 मरले ही थी, लेकिन उसने उसको इस तरह से मैनेज किया कि वो जब कंस्ट्रक्ट हुई तो ऐसे लग रहा था जैसे यार ये तो जगह बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर बुरी तरह से कंस्ट्रक्ट, बिल्कुल सेम चीज है जी डाटा स्ट्रक्चर के हवाले से। अगर एक प्रोग्रामर बुरा डिसीजन कर लेगा तो ऐसा पॉसिबल होगा कि आपके पास जो आपकी गीगाबाइट्स में जगह होती है वो जाया हो सकती। इट इज नेसेसरी टू डिटरमिन बेसिक ऑपरेशन दैट मस्ट बी सपोर्टेड। अब डेटाबेस की सिलेक्शन के लिए नंबर वन तो आपने ये देखना है कि ये डाटा को स्टोर कैसे करता है। दूसरा ये देखना है कि इस डाटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो सपोर्टेड है, और हमारी सिचुएशन के लिए कौन से उसे सूट करते हैं, यानी सूटेबिलिटी और सपोर्ट सपोर्ट जो है उसको आपने चेक करना होता है। इसकी बुनियाद के ऊपर आप डाटा स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर जो है
वो आप यूज करें। फाइनली फाइनली क्या है जी, फाइनली डाटा स्ट्रक्चर मीट्स द रिक्वायरमेंट्स दैट मैक्सिमम विदाउट सफिशिएंट एक्सपीरियंस, डिफिकल्ट टू डिटरमिन व्हिच इज बेस्ट डाटा स्ट्रक्चर जी। बगैर एक्सपीरियंस के कोई प्रोग्रामर इस बात को डिटरमिन नहीं कर सकता कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी खास सिनेरियो में बेहतरीन होगा। ये सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर ही वो कर सकता है। इसीलिए इस तरह के डिसीजन जो होते हैं वो सिस्टम एनालिस्ट लेते हैं, प्रोग्रामर्स जो हैं ये डिसीजन नहीं लेते। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो एनालिस्ट जो है वो एक्सपीरियंस के साथ बनता है, डिग्री के साथ नहीं बनता। सिस्टम एनालिस्ट वही बंदा बनता है जिसने 5, 10, 15 साल जो है वो इसमें खपाए होते हैं। तो वही बंदा जो है वो इसके ऊपर काम करता है जी। ठीक है जी, ये एक बेसिक सी गुफ्तगू थी जी, लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है जी। आपने उस वीडियो को ध्यान से देखना है और उसके बाद इस गुफ्तगू को भी आपने सुन लिया, वो वीडियो भी आपके साथ होगी। तो इंशाअल्लाह जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन होगा एज पर टाइम टेबल, तो उसके अंदर जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कि एरेज हमारे पास क्या हैं और डाटा स्ट्रक्चर को थोड़ा बेहतर अंदाज में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, स्पेसिफिकली प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इस कोर्स के अंदर हमने डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है, उन पर किए जाने वाले जो ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हमने लर्न करना है कि कौन कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो उनके ऊपर किए जा सकते हैं। जैसे एरेज है तो एरेज के ऊपर होने वाले ऑपरेशन, फिर हम स्टैक पढ़ेंगे तो स्टैक के ऊपर होने वाले ऑपरेशन, क्यू के नाम का हम डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जाहिर है कोडिंग भी इसकी है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर तरीके से इस पर कमांड हो तो आपको साथ साथ कोडिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी। और अगर आप सिर्फ उसको थियोरेटिकली थोड़ा बेहतर अंदाज में समझ लेंगे तो उससे भी आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है और आप इस कोर्स को जो है वो आसानी से पास कर सकते हैं। और जहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होगी वहीं से हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है ना उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑन माई साइड।